जी। इंग्लिश ट्रेनिंग कोर्स का आज के लेक्चर का एजेंडा हमारा ये है कि चाहे कंपेटिटिव एग्जाम्स हो या डेली कन्वर्सेशन हो हमारी, चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो या स्पोकन इंग्लिश हो, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि वी फॉल इन नीड ऑफ ट्रांसलेटिंग उर्दू इनटू इंग्लिश। हमारे पास कई ऐसे मौके आते हैं। वी कम अक्रॉस मैनी ओकेजन्स वेयर वी फॉल इन नीड ऑफ ट्रांसलेशन, आई मीन उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमारे पास उर्दू में अल्फाज होते हैं, लेकिन हमारा जो एड्रेसी होता है, जिससे हमने बात करनी होती है, मुखातिब लहज होता है, वो उर्दू नहीं समझ सकता। या अप्रोप्रिएट ओकेजन ये होता है कि ओकेजन या वो सिचुएशन इस चीज़ की मुतकाजी होती है कि हमें इंग्लिश में बोलना होता है। सम टाइम वी अपीयर इन इंटरव्यूज फॉर जॉब्स, और हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जवाब बनता इंग्लिश में है। अगर उर्दू में भी जवाब दे दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको चाहिए कि आप उसी उसी मीडियम में जवाब दें जिस मीडियम में आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जब भी आती है, चाहे पीएमएस के एग्जाम में हो, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के पेपर में हो, या ये वन पेपर, आजकल दो तीन पेपर भी होते हैं, जैसे तहसीलदार का पेपर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर, या इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर, उसमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी चांसेस होते हैं। तो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जब भी बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे इडियम्स हैं जो हमारे लिए बड़े इंस्ट्रूमेंटल साबित होते हैं, बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं। आज हम के लेक्चर में हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। आज के लेक्चर में उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम देखेंगे कुछ इडियोमैटिक इंग्लिश फ्रेजेस या सेंटेंसेस या प्रोवर्ब्स हम कह सकते हैं। ये सेंटेंसेस हमारे लिए, जो लिंग्विस्ट हैं, जो इंग्लिश ग्रामेरियंस हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उन लोगों ने बना दी हैं। लिहाजा ये हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन हम इनको इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। इनको हम सेंटेंस के अंदर वर्ब चेंज करते हुए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एक सेंटेंस है, ऊंट के मुंह में जीरा। जब कोई छोटी सी चीज़ हो और हम उस चीज़ को बड़ा नेग्लिजिबल या नॉमिनल समझें, तो हम कहते हैं अ ड्रॉप इन द ओशन। इसी तरह एक सेंटेंस होता है, आसमान से गिरा। आप लोग ये बता दें काइंडली कि ये आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? मुझे बता दीजिए कि क्या आपको स्क्रीन विजिबल है, आप सब लोगों को? ओके ओके, थैंक यू। अच्छा। हम बात कर रहे थे कि पहला सेंटेंस हमने देखा कि ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है जब कोई चीज़ बहुत ही छोटी हो। जैसे कि अगर किसी बंदे को 1 लाख रुपए चाहिए हो और हम उसको 2 रुपए दे रहे हों या 5 रुपए दे रहे हों, तो ये चीज़ ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है कि उसकी जरूरत जो है वो 1 लाख है और हम उसको 2 या 5 रुपए दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड, ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं, ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं, और ड्रॉप इन द ओशन, कि पूरे समंदर में वो एक कतरे की मानद। आसमान से गिरा खजूर में अटका, जब एक तकलीफ से आप निकलते हैं और अगली तकलीफ में पहुंच जाते हो, तो उसके लिए होता है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। कि एक फ्राई पैन से आप निकले, वहां भी आपको, आप जल रहे थे और उसके बाद दोबारा आग में चले गए आप। इसी तरह एक और सेंटेंस होता है, अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपने को दे, यानी कि बार बार वो अपनों को देता है। तो इसके लिए एक सेंटेंस हम यूज करते हैं, फेवरेटिज्म एट इट स्पीक। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा है? आप में से कोई बता सकता हो इससे मिलता जुलता कोई जुमला? एक सेंटेंस और होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अवल खेश, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसके लिए फारसी में हम कहते हैं अव्वल खेश बाद दरवेश, कि पहले हम अपनों को देते हैं फिर बाद में दूसरों को देते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस होता है जो फारसी में ही है, उर्दू में भी यूज होता है, देर आयद दुरुस्त आयद। अक्सर ये मोटरवे पे जब हम चल रहे होते हैं, तो लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर, कि ये बेहतर होता है कि हम लेट पहुंचे इस सिचुएशन से, कि हम पहुंचे ही ना, अल्लाह ना करे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचे ही ना। उसके लिए हम यूज करते हैं बेटर लेट देन नेवर टू बी। जी, चैरिटी वाला पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। और इसी तरह एक और सेंटेंस है, खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाते हैं। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। आपको पता है कि अगर कोई एक बर्तन है, जैसे एक चैनक
जो जिसको हम कहते हैं सराइकी में, अगर उसमें पानी पड़ा हुआ हो या कुछ जग है उसमें पानी पड़ा हो तो वो इतना शोर नहीं मचाता। अगर खाली पड़ा हो तो वो उस वो ज़्यादा शोर करता है, ज़्यादा बजता है। तो एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। वेसल्स कहते हैं बर्तनों को, और खाली जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादा शोर मचाते हैं। एक तीर से दो शिकार। अच्छा, खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खाली बातें करते हैं, बातूनी होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी इतनी वर्थ नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं होती। वो सिर्फ बातों के बतंगड़ बनाते हैं, यानी कि वो सिर्फ एग्जेजरेटेड क्लेम्स करते हैं लेकिन एक्चुअली उनके अंदर वर्थ नहीं होती। इसी तरह एक और सेंटेंस इससे मिलती जुलती एक बात है कि जो हजरत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि जिस शख्स के पास ज़्यादा शऊर आता जाता है वो उतना ही ज्यादा आजिज और कम गो होता जाता है। तो जो बंदा ज्यादा खामोश तबा होता है, कम गो होता है, इसका मतलब है वो उसके अंदर उतनी विजडम है, उतनी इनसाइट है, बसीरत है, वो उतना साहिब इल्म है, वो उतना साहिब ज़र्फ है। तो इस तरह खाली बर्तन जो होता है उसका मतलब है एक ऐसा बंदा जो सिर्फ हॉलो पर्सन हो, शैलो पर्सन हो, जिसके अंदर कोई इतनी बसीरत ना हो। एक तीर से दो शिकार एक सेंटेंस है, वो जुमला होता है जिसका मतलब होता है कि आप एक काम करते हो उसके दो बेनिफिट ले लेते हो। टू टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर मारते हैं और दो जो परिंदे हैं उनका शिकार कर देते हैं। तो इट मीन्स कि आप एक काम आपने किया लेकिन उससे दो काम निकाल लिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे। दर्शन कहते हैं कामों को, आप लोग जो काम करते हैं, डीड्स एक्ट्स। तो ग्रेट बोस्ट, बोस्ट कहते हैं फख्र करना, शेखी बिगाड़ना। तो आप फख्र जब बहुत बड़ा करते हैं, लिटिल रोस्ट। तो ये दोनों एक होमोफोन है, बोस्ट एंड रोस्ट। तो आप अ, फख्र बहुत करते हैं लेकिन यहाँ पे आप एक्चुअली उतना आपका काम नहीं होते। या ये भी कह सकते हैं, इसलिए एक मिलता जुलता जो है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। कि अब यहाँ पे ऊंची दुकान का मतलब ये है कि बहुत ही ऐसी चीज़ जिसको बहुत ही एलेटेड समझा जाता है या बहुत ही ग्रेट समझा जाता है, लेकिन बहुत ऊंची दुकान है, यानी कि बहुत बड़ा नाम है कि इसके खाने बड़े अच्छे होंगे, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें खाने बड़े फीके फीके नजर आते हैं। तो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। नेकी कर दरिया में डाल, कि जब भी कोई नेकी करें तो भूल जाएं। हरत अली करम वजह का इस्तेमाल तो फरमान है कि अगर आप किसी के साथ एहसान कर रहे हो या नेकी कर रहे हो या किसी की हेल्प कर रहे हो तो उसकी आंखों में ना देखो, क्योंकि हो सकता है कि आप अगले की आंखों में देखो जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, तो आपके अंदर गुरूर या फख्र ना आ जाए। लिहाजा हरत अली करम वजह की ये रिवायत की ये का तरीक़ाकार था, तर्ज अमल था कि वो जब किसी की हेल्प करते थे तो उसकी आंखों में नहीं देखते थे। डू गुड एंड फॉरगेट अबाउट इट। इसी तरह एक और सेंटेंस है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। किल द स्नेक विदाउट ब्रेकिंग द स्टिक। या हैंडल अ मैटर, इसका मतलब होता है हैंडल हैंडल अ मैटर क्लियरली विदाउट लॉस, कि अगर आपने मामला भी सुलझा दिया लेकिन आपका नुकसान भी नहीं हुआ। एक और है जलती पर तेल डालना, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। आग जल रही हो तो उस पर थोड़ा सा फ्यूल डालें, पेट्रोल डालें या डीजल डालें तो वो और भड़क उठती है। तो जब कभी दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो आप उनके जख्मों पे नमक डालें और उसको मजीद बात को बढ़ावा दें, तो उस मौके पे बोला जाता है जब बंदा कोई मामले को सुलझाए नहीं बल्कि उलझाए, तो उसको हम कहते हैं टू ही और शी इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। घर का भेदी भेदी लंका डाय। भेदी कहते हैं जिसको भेद का पता हो, आप उसको राजों का पता हो। एन इनसाइडर कैन डू द ग्रेटेस्ट डैमेज। दुश्मन जब भी हमारा नुकसान करता है तो हमारे अंदर जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक जो हैं उनको वो अपने हाथों में करता है। और मीर जाफर और मीर सादिक चूंकि हमारी अपनी सफ़ों में होते हैं तो वो हमारे हमारे राजों से वाकिफ़ होते हैं कि हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो हमारे इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट या जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं हमारे, जो जो बड़े कीमती हमारे रिजर्वायर्स हैं या रिसोर्सेज हैं, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अमूमन जो इंडिया की एजेंसीज होती हैं वो राज, या जो इसराइल की एजेंसी है मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अमूमन हमारे अपने मुल्क के जो गद्दार लोग हैं उनको ही लालच दे के, प्राइवेट गेन दिखा के हमें हमसे वो काम लेते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोगों से ही। ऊंट किस करवट बैठेगा। हम देखते हैं कि हमें पता नहीं है कि हालात कैसे होंगे, इसका मतलब उस वक्त बोला जाता है ऊंट किस करवट बैठेगा। टाइम विल टेल, कि टाइम बताएगा कि क्या होने वाला है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। यानी कि जो बंदा मजबूत होता है वही, उसी के ही सारे रिसोर्सेज होते हैं, उसी की ही मानी जाती है। माइट कहते हैं मजबूत बंदे को। माइट इज राइट, जो बंदा मजबूत होगा वही ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द ईटिंग।
कि अगर पडिंग कहते हैं जब कैसे कोई कस्टर्ड बनता है या कोई भी डिश बनती है तो उसके ऊपर जो चीज़ पखेरी जाती है। तो प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द ईटिंग, कि अगर कोई भी आपने कोई डिलीशियस डिश बनाई हुई है तो उसका जो प्रूफ है कि ये कितनी अच्छी है, वो जब हम खाएंगे तभी पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। वैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, कोई मतलब बता सकते हैं उर्दू में हम कब कब बोलते हैं जी? एनीवन? आप में से कोई बंदा बता सकता है कि हाथ कंगन को आरसी का क्या क्या मतलब होता है इसका? एनीवन? हाथ कंगन को आरसी क्या का मतलब ये होता है कि जो बात बिल्कुल वाजे हो, यानी ऐसी बात जो आपकी आंखों के सामने सेल्फ एविडेंटरी हो, जिसको देख के पता चल रहा हो, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर ये हाथ के ऊपर एक कंगन पड़ा हुआ है तो फिर हमें क्या बताने की जरूरत है कि ये कंगन किस चीज का बना हुआ है। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो चीज आंखों के सामने है उसे क्या बयान करना। यानी कि जो चीज आपके सामने पड़ी है उसके बारे में हम क्या ही साबित करते रहे कि ये चीज़ फलां चीज़ की बनी हुई है, ये कंगन जो है ये सोने का बना हुआ है या चांदी का बना हुआ है या आरसी का बना हुआ है। तो जो खाना आपके सामने पड़ा हो उसके बारे में कोई तारीफ कर रहा हो कि ये ऐसे बना है, उसको चेक चेक कर लेंगे, चख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, नाक कट जाना, सॉरी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वंस बिटन ट्वाइस शाय, कि एक मरतबा अगर कोई चीज़ हमें काट ले या एक मरतबा हमें नुकसान पहुंच जाए तो हम दोबारा उसके बाद दो मरतबा सोचते हैं कुछ भी करने से पहले। इसी तरह नाक कट जाना एक सेंटेंस है या फ्रेज है, टू लूज फेस। हालांकि नाक का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन नाक कट जाने के लिए जो सेंटेंस यूज होता है वो होता है टू लूज फेस। यानी कि जब हमारी बेइज्जती हो जाती है, तजलील हो जाती है, या हमारा वकार कम हो जाता है, उस वक्त कहते हैं नाक कट जाना या टू लूज फेस। ही हैज लॉस्ट फेस का मतलब है कि उसकी नाक कट गई। पानी सर से गुजर जाना, थिंग्स हैव गॉन टू फार। जब हम कहते हैं कि पानी सर से गुजर जाना, अब ये सेंटेंसेस बताने का मकसद आपके साथ शेयर करने का ये है कि अगर किसी पैराग्राफ में, उर्दू के पैराग्राफ में, अगर ये लिखा हुआ हो किसी सेंटेंस में कि पानी सर से गुजर गया, तो हम वहां पे वाटर और हेड और स्वेप्ट या इस तरह की वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए जो अंग्रेजी में मुस्तअमल जिनके जो यूज में सेंटेंसेस होते हैं वही यूज करेंगे। इडियोमेटिक इंग्लिश जो होती है, जो इडियम्स होते हैं। तो पानी सर से गुजर जाने का मतलब ये है कि अब चीज़ें बहुत आगे मामलात चले जा चुके हैं, अब चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। थिंग्स हैव गॉन टू फार इसके लिए यूज करेंगे। एंड आंखों में धूल झोंकना का मतलब ये है टू पुल द वूल ओवर समवंस आईज, कि किसी की आंखों के ऊपर जो है वो वूल जो है वो पुल कर देना, यानी कि उसकी आंखों के आगे कोई ऐसा पर्दा डाल देना कि वो देख ना पाए। यानी कि किसी की आंखों में धूल झोंकना मीन कि किसी को डिसीव करना, धोखे में रखना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, टू सिट आइडल, मतलब है कि बिल्कुल निकम्मा बैठे रहना। तो हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए हम यूज करेंगे टू सिट आइडल। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सोशल यू रीप, कि जैसे आप बोएंगे वैसा काटेंगे। और एक सेंटेंस है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से लाए, कि अगर पेड़ जो है वो बबूल का जो है वो हम बोएंगे, यानी कि काश्त करेंगे, तो आम कहाँ से आए। यू रीप व्हाट यू सो, कि अगर हमने कोई किसी चीज़ का पौधा लगाया है वो सेब का या बबूल का, तो फिर उसी चीज़ के ही फल आएगा। तो अगर हमने आम का पौधा लगाएंगे तो आम के फल आएंगे। सो यू रीप यानी कि वो आप वो काटते हो, व्हाट यू सो जो आप बोते हो। तो अगर हम नेक काम करेंगे तो नेक अजर मिलेगा, और अगर हम बुरा काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ बुरा ही होगा। इसी तरह एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, कि अगर कोई झगड़ा करना हो तो एक बंदे का कोई झगड़ा नहीं होता, हमेशा झगड़ा जब होता है तो दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। लिहाजा जब भी कोई काम करना होता है तो उसमें दो पार्टीज यानी कि फरीकैन इन्वॉल्व होते हैं उसमें। चोर की दाढ़ी में तिनका, अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो अक्यूजर। जो चोर होता है वो हमेशा अपनी आंखों में उसको खटका लगा रहता है कि जो भी कोई उसको देख रहा होता है उसे लगता है कि शायद ये मुझे ताड़ रहे हैं या ये मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? एक्चुअली उसको लोग बाकी वैसे देख रहे होते हैं, लेकिन उसका जो ज़मीर है, जो कॉन्शियस है, वो गिल्टी होता है, इसलिए उसे लगता है कि हर बंदा मुझे मतलब है कि शक की निगाह से देख रहा है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की गर्ज से देख रहा है मुझे। तो अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो अक्यूजर, अक्यूजर कहते हैं जो इल्ज़ाम लगाता है। चोर चोर मुसेरे भाई, मसेरे भाई या मुसेरे भाई वर्ड यूज होता है कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे जो परिंदे होते हैं, फेदर कहते हैं पर को,
एक पर के जो परिंदे होते हैं, यानी कि एक जैसे जो परों वाले परिंदे होते हैं, फ्लॉक का मतलब होता है इकट्ठे जो झुंड बनाते हैं। तो वो एक जैसे परिंदे इकट्ठे उड़ रहे होते हैं, कूंजें कूंजों के साथ उड़ रही होती हैं, कौवे कौवों के साथ उड़ रहे होते हैं, इसी तरह कबूतर कबूतरों के साथ उड़ रहे होते हैं। तो एक खसलत, एक सुरश्त और एक फितरत के लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। यानी चोर का साथी चोर होगा, और इसी तरह साधु का साथी साधु होगा, नेक इंसान का उठना बैठना नेक औरों के साथ, नेक लोगों के साथ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। आ बैल मुझे मार, टू इनवाइट ट्रबल, कि जब मुश्किल को आप दावत देते हैं, जब आप खुद ही कुछ ऐसा काम करते हैं कि आप मुश्किल को बुलाए, तो इसको हम कहते हैं आ बैल मुझे मार। जल्दी जल्दबाजी शैतान का काम है, आ, या जल्दी का काम शैतान का। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि जब बहुत जल्दी में होते हैं तो आप चीजें नुकसान कर बैठते हैं। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि जो वक्त होता है वो किसी का भी इंतजार नहीं करता। लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। हालांकि यहाँ लोहे का वर्ड यूज किया गया है, लेकिन इसके लिए सेंटेंस जो यूज है अंग्रेज जो करते हैं वो है डायमंड कट्स डायमंड। इत्तेफाक में बरकत है, आप लोग जानते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ या यूनिटी इज स्ट्रेंथ, दोनों इस्तेमाल होते हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए, इवन इमिटेशन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, कि अगर नकल भी करनी हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चीज़ की नकल करनी है। एग्जामिनेशन हाल में अगर हम बैठे हों और हमें नकल मारनी हो कि किस क्वेश्चन का जवाब किसी दूसरे कुलीग से हम देख रहे हो या क्लास फेलो से, तो हमें पता होना चाहिए कि किस सवाल का जवाब हमने नकल करना है। ये नहीं है कि अगले ने पांचवें सवाल का जवाब लिख रहा हो और हम भी आठवां सवाल लिख के उसका जवाब वही लिख रहे हो। तो अगर हमने इमिटेट करना हो किसी को, उसकी नकल उतारनी हो या उसी तरह की चीज़ बनानी हो, तो हमें इंटेलिजेंस करनी पड़ती है। यानी कि ये जो आजकल हमारा पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, ये कोई ना कोई चाइना का प्रोडक्ट उठाते हैं और उसकी कॉपी बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें विजडम या इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार का क्या मतलब होता है? कोई बंदा बता सकता है आप में से? शाबाश। एक अनार सौ बीमार का कोई मतलब बता सकता है? शाबाश। एनीवन? एक अनार सौ बीमार का मतलब यह है कि अगर अनार सामने आए तो हर बंदा कहता है कि मैं बीमार हूं, मैंने भी खाना है। यानी कि कोई चीज जो है वो सप्लाई में बहुत कम है, लेकिन उसके जो डिमांड करने वाले लोग हैं, तलब करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो अनार एक ही है। अमूमन जो बंदा बीमार होता है तो उसको अनार या सेब या केला या ऐसी चीज खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं। तो अगर एक अनार हो तो उसको देख के बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम भी बीमार हो गए, हमें भी ये चीज। जी चैरिटी, अच्छा, लेट मी चेक इट आउट। कामयाबी के बहुत से दावेदार, हाँ ये भी कह सकते हैं। जी जरा बताइएगा, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? रिजवान बताइएगा। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे जी, एक अनार सौ बीमार उस मौके पे बोला जाता है कि जब वो कोई चीज थोड़ी हो मिकदार में, लेकिन उसके क्लेमेंट्स या उसको तलबगार जो है वो बहुत ज्यादा हों। तो एक अनार सौ बीमार, जब कोई चीज़ सप्लाई में कम हो लेकिन उसके चाहने वाले ज़्यादा हों या उसके मांगने वाले ज़्यादा हों। टू मनी क्लेमेंट्स, क्लेमेंट कहते हैं क्लेम करने वाले को, दावा करने वाले को, तलब करने वाले को, मांगने वाले को। फॉर ए सिंगल थिंग, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम, सेल्डम कहते हैं कभी कभी, बहुत कभी कभार। बाइट का मतलब है काटना। तो जो कुत्ते भौंक रहे होते हैं वो काटते नहीं। ये उस मौके पे बोला जाता है कि जब कोई बंदा बहुत बड़ा भड़के मार रहा हो। तो जो बंदा बहुत भड़के मारता है वो नुकसान इतना नहीं पहुंचाता। तो जो लोग नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वो बड़े, आप कह सकते हैं खामोशी से वो नुकसान पहुंचा देते हैं। वो इतने क्लेम नहीं करते या इतने वो सामने नहीं आते, वो पर्दे के पीछे रहते हैं और जो नुकसान पहुंचा देते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। ये अमूमन अब उस वक्त बोला जाता है कि जब हमने किसी चीज़ को बहुत ही पर्दे राज में रखना हो, तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई हर चीज जगह का सुनने वाला होता है। कि दीवारों ने भी अगर चीज़ हमारी बात सुन ली तो वो भी आगे शेयर कर सकती हैं। तो वॉल्स हैव ईयर्स, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अब हाथी के दांत दिखाने के खाने के लिए और होते हैं, दिखाने के लिए और होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हिपोक्रेसी है कि कुछ दांत होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए होते हैं, और कुछ दांत दिखाने के लिए होते हैं। यानी कि एक बंदे के दो कैरेक्टर्स हैं। तो इसके लिए ये बोला जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक और सेंटेंस है, ऊंची आवाज कमजोर दलील की निशानी है।
अ लाउड वॉइस रिफ्लेक्ट्स अ वीक आर्गूमेंट। जो बंदा बहुत ऊंची आवाज में बोलता है आर्गूमेंट में, गुस्से में, झगड़े में, तो इसका मतलब है कि उसके पास दलील नहीं होती। कहते हैं जब बंदे के पास दलील ना हो तो इंसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर देता है। और जो बंदा धीमे लहजे में बात करता है इसका मतलब है वो बड़े आर्गुमेंटेटिव अंदाज में बात कर रहा होता है। जो जागता है वो पाता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस ये भी वही है। इमाम गजाली का जहाँ पे एक कौल मुझे याद आ रहा है, वन हु फाइंड्स, वन हु सीक्स फाइंड्स। इमाम गजाली का ये कौल है कि जो बंदा, ये एक दूसरा सेंटेंस मैंने बताया कि ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वन हु सीक्स, एक ऐसा बंदा जो कि ढूंढ रहा होता है वो पा लेता है। यानी कि वन हु सीक्स, जो बंदा खोजता है, तलाशता है, सुराग बरारी करता है, फाइंड्स, वो पा लेता है। मुश्किल के बाद आसानी है, कुरान पाक के अंदर भी ये आयत है कि मुश्किल के बाद आसानी है। फाइन न माल उसरे जुसरा, आफ्टर हार्डशिप्स कम्स ईज। कि मुश्किल के बाद कम्स आती है ईज, आसानी। मुश्किल के बाद आसानी आती है, सब अच्छा तो सब अच्छा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऐसी चीज जो कि जिसका खात्मा अच्छाई पे हो, वो चीज़ बेहतर है। वो चीज़ बेहतर है हमारे लिए जो चीज़ एंड पे, जिसका इख्तिताम अच्छा हो। जैसे एक बंदे का जब बंदा मरता है तो कहते हैं कि उसका ईमान पे अगर खात्मा हो जाए तो वो पक्का जन्नती होता है। इसी तरह ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, हर वो चीज़ अच्छी है जो जिसका खात्मा अच्छी जगह अच्छी चीज़ पे होता है। और जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ये 40 सेंटेंसेस थे जो ईडियोमैटिक इंग्लिश में हमने कवर किए। अब हम कुछ पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ में हमारे पास पहला पैराग्राफ है, तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद होती है। इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ए नेशंस प्रोग्रेस। कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की, तरक्की कहते हैं प्रोग्रेस को, उसकी बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है। जो कौमें तालीम को अहमियत देती हैं वो दुनिया में तरक्की और खुशहाली हासिल करती हैं। नेशंस, वो कौमें या जो कौमें, तो नेशंस दैट प्रायोरिटाइज, वो कौमें जो प्रायोरिटाइज करती हैं, यानी अहमियत देती हैं एजुकेशन को, अचीव हासिल करती हैं डेवलपमेंट, तरक्की, एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो वो कौमें जो कि तालीम को प्रायोरिटाइज करती हैं वो दुनिया में तरक्की और खुशहाली हासिल करती हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में तालीम के मैार और मौाक़े दोनों में कमी पाई जाती है। कि तालीम के मैार में भी कमी है और मौाक़े में भी कमी है। तो हम इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कामा, इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में, बोथ, दोनों चीज़ें, कौन सी, द क्वालिटी यानी तालीम का मैार, एंड अपॉर्चुनिटीज़ और मौाक़े ऑफ एजुकेशन तालीम के, रिमेन इन एजुकेट। इन एजुकेट का मतलब है जो कम हो, जो मकदार में पूरे ना हो। तो बदकिस्मती से हमारे माशरे में तालीम का म्यार भी और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि मौाक़े भी जो है तालीम के, वो इन एजुकेट रहते हैं, यानी कि कम रहते हैं। हुकूमत और आवाम को चाहिए कि वो तालीम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें ताकि एक बाशऊर और तरक्की याफ्ता मुआशरा तश्कील दिया जा सके। द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट और आवाम को, मस्ट मेक कलेक्टिव एफर्ट्स। मस्ट मेक मना उन्हें चाहिए, मेक बनाएं, कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि मुश्तरका कोशिशें करें, टू प्रमोट एजुकेशन, कि वो तालीम को क्या करें, तालीम को फ़रोग दें। सो दैट का मतलब होता है ताकि, एन इनलाइटेंड, ये एक बाशऊर, एंड प्रोग्रेसिव यानी तरक्की याफ्ता सोसाइटी, मुआशरा, कैन बी एस्टैब्लिश्ड, उसको कायम किया जा सके, तश्कील दिया जा सके। इसी तरह एक दूसरा पैराग्राफ हम देख लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ है सोशल जस्टिस के बारे में, कि किसी भी माशरे की हकीकी तरक्की उस वक्त मुमकिन होती है जब वहाँ इंसाफ और मसावात का निज़ाम मजबूत हो। किसी भी माशरे की हकीकी तरक्की उस वक्त मुमकिन होती है जहाँ जब वहाँ इंसाफ और मसावात का निज़ाम मजबूत हो। द रियल प्रोग्रेस, कि हकीकी तरक्की ऑफ ए सोसाइटी, एक माशरे की, बिकम्स पॉसिबल, वो उस वक्त मुमकिन हो जाती है, ओनली, सिर्फ उस वक्त, व्हेन, जब, जस्टिस, इंसाफ, एंड इक्वालिटी, मसावात, प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब है जब छई हुई होती है, विद इन इट, उस मुआशरे के अंदर। जब किसी मुआशरे के अंदर जस्टिस यानी इंसाफ हो और इक्वालिटी यानी मसावात वहाँ छाई हुई हो, वहाँ पे फिर रियल प्रोग्रेस जो है वो मुमकिन बन जाती है। अगर मुआशरे में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाए तो बेचैनी और बदअमनी पैदा होती है। अगर किसी मुआशरे में अमीर और गरीब के दरमियान में फ़र्क ज़्यादा हो जाए तो उस मुआशरे में फिर बेचैनी होती है और बदअमनी। इफ़ द गैप, अगर गैप जो फासला बिटवीन के दरमियान, द रिच यानी कि अमीरों के दरमियान, द पुअर, द पुअर जब लगाते हैं तो इसका मतलब सारे गरीब, और द रिच का मतलब है कि सारे अमीर। तो अगर द रिच एंड द पुअर के दरमियान में, यानी कि अमीरों और गरीबों के दरमियान में
गैप ज़्यादा हो जाए, बिकम्स टू वाइड मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, फैल जाए, जो अमीरों और गरीबों के दरमियान में जो फ़र्क है या गैप है, इट लीड्स टू, कि ये इ- उस तरफ ले जाता है इंसान को, टू अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब है बे आप कह सकते हैं जिसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, एंड इनस्टेबिलिटी का मतलब है बदअमनी। तो ये बेचैनी और बदअमनी, अनरेस्ट का मतलब है जब कैओस हो, अनरेस्ट हो, और लोग सुकून में ना हो, यानी कि बेचैन हो। एंड इंस्टेबिलिटी का मतलब है जब बदअमनी हो। तो जब माशरे में अमीरों और गरीबों के दरमियान में गल्फ या गैप बहुत बढ़ जाए, तो इस इट लीड्स टू, यानी कि ये उस तरफ ले जाता है मामलात को कि बेचैनी फैलती है और इंस्टेबिलिटी यानी बदअमनी फैलती है। इसलिए ज़रूरी है कि रियासत तमाम शहरियों को यकसा मौाक़े फराहम करे और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे, इसलिए, इसलिए के लिए हम वर्ड यूज करते हैं देयर फोर, कामा, इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, फॉर द स्टेट, रियासत के लिए, टू प्रोवाइड, के वो मुहैया करे, फराहम करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर के मौके, टू ऑल सिटीजन, तमाम शहरियों को, एंड एंश्योर, और यकीनी बनाए, द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। लॉ कानून को कहते हैं और सुप्रीमेसी कहते हैं बालादस्ती को। इसी तरह एक तीसरा पैराग्राफ जो है, वो लास्ट पैराग्राफ हम देख रहे हैं आज के लेक्चर में, और वो है टॉलरेंस के ऊपर, कि बर्दाश्त और रवादारी किसी भी महज़ब माशरे की बुनियादी अकदार हैं। बर्दाश्त कहते हैं टॉलरेंस को, बुर्दबारी, तहम्मल, एंड रवादारी के लिए हम कहते हैं फोरबियरेंस, बर्दाश्त करना। यानी कोई गलत बात भी है तो उसको आप बर्दाश्त करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं फोरबियरेंस या रवादारी। आर फंडामेंटल वैल्यूज, ये बुनियादी, फंडामेंटल बुनियादी को कहते हैं, यानी बेसिक। वैल्यूज कहते हैं अकदार को, यानी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, ऑफ एनी, किसी भी सिविलाइज्ड, यानी कि महज़ब सोसाइटी का मतलब है मुआशरा। तो बुर्दबारी यानी कि बर्दाश्त और रवादारी किसी भी महज़ब मुआशरे या का की बुनियादी अकदार होते हैं। वेन, जब लोग एक दूसरे के नज़रियात और अकायद का एहतराम करते हैं, तो माशरे में हम आएंगी और अमन पैदा होता है। वेन पीपल रेस्पेक्ट, जब लोग इज्जत करते हैं या एहतराम करते हैं, ईच अदर्स, एक दूसरे के, आइडियल्स, आइडियाज एंड बिलीव्स, आइडियाज कहते हैं नजरियात को, एंड बिलीव्स कहते हैं अकायद को। जब लोग एक दूसरे के आइडियाज और अकायद का एहतराम करते हैं, हार्मनी एंड पीस प्रिवेल इन सोसाइटी। तो मुआशरे में क्या होता है, हार्मनी कहते हैं हम आएंगी, एंड अमन का मतलब है पीस, प्रिवेल इन सोसाइटी, तो उससे मुआशरे में हम आएंगी और अमन पैदा होता है। इसके बरक्स अदम बर्दाश्त मुआशरती इंतशार और नफरत को जन्म देती है। ऑन द कंट्रेरी, इसका मतलब है इसके बरक्स। ऑन द कंट्रेरी, जब कोई पहली बात की अपोजिट बात की जा रही हो, तो हम कहते हैं ऑन द कंट्रेरी। इनटॉलरेंस यानी अदम बर्दाश्त, गिव्स राइज टू का मतलब है कि वो जन्म देती है, टू सोशल कैओस, वो माशरती इंतशार को, कैओस कहते हैं तबाही बर्बादी को, एंड हेटर्ड यानी नफरत को। कि जो इसके बरक्स, ऑन द कंट्रेरी, जो अदम बर्दाश्त है, इनटॉलरेंस जो है, वो माशरती इंतशार को और नफरत को जन्म देती हैं। लिहाजा यानी इसलिए हमें चाहिए कि हम बर्दाश्त, मुकालमा और बाहमी एहतराम को फ़रोग दें। देयर फोर वी शुड प्रमोट टॉलरेंस, डायलॉग एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। टॉलरेंस बर्दाश्त, डायलॉग मुकालमा, एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट बाहमी एहतराम। वी शुड प्रमोट, प्रमोट कहते हैं फ़रोग दें, लिहाजा हमें चाहिए कि हम बर्दाश्त को, मुकालमे को, मुकालमा कहते हैं कि हम लोगों से बातचीत करके मामला हल करें, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और बाहमी एक दूसरे को एहतराम दें। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 पैराग्राफ की उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, और उससे पहले हमने 40 ऐसे इडियोमेटिक सेंटेंसेस देखे जिनका हमने उर्दू से इंग्लिश तर्जमा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। मैं अपने आने वाले लेक्चर में एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल की तवसत और वसातत से आप इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश ऐसे राइटिंग, प्रेस राइटिंग, ग्रामर, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इंग्लिश ईडियम्स और इस तरह का जो स्टफ़ है, और कंपेटिटिव एग्जाम बिलखसूस PMS, CSS, या इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोर्सेज होते हैं, आइल्स, टॉफल, उनके लिए जो यूज़फुल स्टफ़ होता है, वो मैं अपने इस चैनल की तवसत से डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा होता हूँ। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट जॉब्स आ रही होती हैं गवर्नमेंट की, FIA के अंदर, ANF के अंदर, पुलिस के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, या और डिपार्टमेंट के अंदर, उनके बारे में भी, कि आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए और आपको कितनी सीटें आ रही हैं, उसके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, इस हवाले से भी मैं यूज़फुल इनपुट जो है वो अपने अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश
विद अजमल खान के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके यूज़फुल और बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। मैं आने वाले लेक्चर में एक नए थीम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह नगेबान, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, रिजवान एंड खान? कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से जुड़े हुए लोगों का। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज़।